इसलिए कह सकता हूं कि जब अटल जी को याद करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि वो भावनात्मक रूप से तो अटल जी से जुड़े हुए थे, लेकिन आदर्शों के लिए भी जो नीतियां, जो सपने उन्होंने सोचे, उसका पालन कर रहे हैं। जो नरसिंह राव नहीं कर सके अमेरिकी दबाव में, उस किसी दबाव की परवाह न करके परमाणु परीक्षण किया। एक ऐतिहासिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सहयोग उसमें था ही, इसलिए बाद में वो राष्ट्रपति बने। लेकिन वो भी जो भारत की परमाणु शक्ति बनाने का सपना था, भारत को सशस्त्र आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, वो पूरा किया। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। अटल पथ पर मोदी युग और अजेय यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पथ पर चल रहे हैं? मैं मानता हूं कि अटल पथ पर, क्योंकि 25 दिसंबर को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है। इसलिए इस बात की चर्चा करना आवश्यक है कि वर्तमान दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों, दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों, डॉक्टर हेडगेवार के आदर्शों पर भारत की सरकार, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किस तरह उस रास्ते पर चल रही है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। उनके आदर्श पहले भारतीय जनसंघ और दीनदयाल उपाध्याय जी के आधार पर, और फिर उन्होंने जिन नीतियों को क्रियान्वित किया और जिन आदर्शों को सामने रखा, कठिनाइयों के बीच, चुनौतियों के बीच संगठन को खड़ा किया, उसकी याद करना उनके जन्मदिन पर अधिक उचित है। सामान्यतः आदर्शों का पालन करने के लिए कोई जन्मदिन, पुण्यतिथि को ही नहीं याद किया जाए, निरंतर याद किया जाए, यही मेरा मानना है। और इसीलिए केवल उनका परिचय, उनकी कविता, उनका साहित्य, उनके जीवन परिचय की चर्चा न करके, आमतौर पर मीडिया में होता है कि आप इतिहास बता दीजिए। मैं कुछ व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर इसकी चर्चा भी करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उसी युग से लगभग, जिसको कहना चाहिए कि बड़ा ही एक चुनौतीपूर्ण दौर अटल जी का था। नेहरू एरा तो हमने नहीं देखा, लेकिन हाँ, इंदिरा अटल एरा और उसके बाद तक, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद लगातार उसको एक पत्रकार के नाते में देखता रहा हूं। इसलिए कह सकता हूं कि जब अटल जी को याद करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि वो भावनात्मक रूप से तो अटल जी से जुड़े हुए थे, लेकिन आदर्शों के लिए भी जो नीतियां, जो सपने उन्होंने सोचे, उसका पालन कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ये लोग सवाल उठाते हैं कि भाई अटल जी की बात अलग थी, मोदी की बात अलग है। वो उत्तराधिकारी, यदि आप उनको कहें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पर, तो उसके लिए उससे आगे बढ़ने की बात होती है। उत्तराधिकारी से ये कौन अपेक्षा करता है कि जो पहले किया गया उसी की पुनरावृत्ति हो, उससे कितना आगे सपनों को साकार किया जाए। पहले अटल बिहारी वाजपेयी का इसीलिए, चूंकि उनके जन्मदिन पर हम ये बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जितना सोचते थे, समझते थे, एक पत्रकार के नाते, मैं 1971-72 की बात करूं, जब वो फिरोजशाह रोड पर, 1 नंबर फिरोजशाह रोड पर रहते थे, सांसद के नाते, और मैं उसके सामने एक विंडसर प्लेस जगह है, जो बिल्कुल गोल चक्कर के बाद ही आता है, जहां आजकल वुमेन प्रेस क्लब है, 5 विंडसर प्लेस। अब वो बंगला चूंकि एक महिलाओं के क्लब को दिया गया है, लेकिन वहां पर उस काल में 71-75 वो जो दौर था, उस समय वहां एक एमपी थे, बाद में मंत्री भी रहे, सवाई सिंह सिसोदिया। उनके उस बंगले के एक हिस्से में मैं रहता था, और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी सामने की, मतलब बिल्कुल कहना चाहिए कि सड़क पार करके ही उनका बंगला होता था। और मैं हिंदुस्तान समाचार एजेंसी में राजनीतिक संवाददाता कहे, संसदीय संवाददाता कहे, वहां तो मतलब सभी काम करने होते थे एजेंसी में, जैसा होता है राजनीतिक कवरेज के लिए। और मध्य प्रदेश से भी मेरा बैकग्राउंड था, सिसोदिया जी बैकग्राउंड था, अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्वालियर के कारण मध्य प्रदेश के ही थे।
डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन भी अटल बिहारी वाजपेयी के गुरु थे और मेरे भी गुरु थे। मेरे भी वाइस चांसलर थे दिल्ली, बल्कि उन्हीं के साथ मुझे दिल्ली आने का सौभाग्य पहले मिला था छात्र जीवन में भी। तो इसलिए अटल जी के पास जाकर के चाय पीना, उससे जब दफ्तर है बंडिया हाउस उस जमाने में जहां दूरदर्शन है, तब हिंदुस्तान समाचार का दफ्तर होता था। बड़ी हिंदी और भारतीय भाषाओं की प्रखर एजेंसी थी। अटल बिहारी वाजपेयी का भी उससे लगाव चूंकि होना स्वाभाविक था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हिंदुस्तान समाचार में भी थे और अटल जी खुद भी पत्रकार के रूप में ही उन्होंने राष्ट्र, धर्म, स्वदेश, पांचजन्य, इन सब अखबारों से उनका चूंकि संस्थापक रहे या उनके साथ जुड़े रहे, इसलिए उनका लगाव था। तो एजेंसी के नाते जब मैं वैसे ही कुछ जानकर कैसे चल रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, उनसे बातचीत करने के लिए, और कोई टेलीफोन मिलना तो तब बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इस कोने से उस कोने तक फोन ही मुश्किल से मिलते थे। बहरहाल, तो अटल जी के आदर्श क्या थे? जम्मू कश्मीर को वही 370 खत्म करने का उनका सपना। हाँ, अयोध्या के लिए भी उनका जो लगाव था, जबकि लोग कहते हैं वो उस समय नहीं गए, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के प्रति उनकी आस्था, चूंकि पहले तो प्रचारक के रूप में लखनऊ में काफी समय रहे थे, हाथ से भोजन बनाते हुए भी। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस तरह के जो सपने देखे, और गांव से, चूंकि उनका भी बिल्कुल जमीनी स्कूटर पर भी चल करके वो पार्लियामेंट गए, पैदल भी चल करके जाते थे। बैलगाड़ी वाला भी लोगों को याद होगा, जब प्याज कुछ महंगा हुआ तो बैलगाड़ी लेकर के संसद की तरफ चल दिए थे। तो उस तरह से उनका जो जमीनी वास्ता था, तो वो भी चाहते थे कि गांव का उसका कल्याण हो। जनता पार्टी में, जैसा मैंने कहा कि परिचय का मैंने इसलिए बता दिया कि किस तरह से उनके साथ संपर्क रहा, और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो विदेश मंत्री बने, और तब किस तरह से संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाया जाए, तब मैं एजेंसी से, मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान जो पत्रिका बड़ी प्रमुख हिंदुस्तान टाइम्स की थी, उसमें काम कर रहा था। तो उनके लिए मैंने एक लंबा इंटरव्यू उनसे किया, बहुत सारी बातें की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के और समग्र क्रांति को लेकर के उसमें जनता पार्टी में जो लोग आए थे, और जो मैंने उनसे पूछा कि इस समग्र क्रांति आंदोलन के कार्यकर्ता पुनः एकजुट हो रहे हैं और वे असंतुष्ट भी हैं, क्या राजनीति में कोई नया मोड़ देंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? समग्र क्रांति की बात करने वाले कार्यकर्ता भी चुनाव की घोषणा होते ही टिकटों के लिए दौड़ पड़े और बाद में सरकार में शामिल हो गए। यदि वे लोग टिकटों के चक्कर से दूर रहकर अपने ढंग से जन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहते तो शायद अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकते। ये रचनात्मक आंदोलन भी अब कहीं कहीं बिगड़ता दिख रहा है। ये बात उन्होंने 78 में ही कह दी, और सही है, उसके बाद किस तरह से बिगड़ा। इसी तरह से अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर जब हमने सवाल किया, तो उन्होंने कहा अमेरिका से मैत्री का मतलब सोवियत संघ से अमैत्री तो है नहीं। फिर इस समय तो रूस और अमेरिका स्वयं निकट आ रहे हैं। ये दोनों देश भी निशस्त्रीकरण और हिंद महासागर के मामले में समझौते की दिशा में बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों के साथ मैत्री संबंध मजबूत करना भारत के लिए कठिन काम नहीं है। हमारी विदेश नीति यही है कि किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय समझौता करने पर तीसरे देश से बिगाड़ेंगे नहीं। हम तो चीन के साथ भी संबंध सामान्य बनाने की दिशा में कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात कही थी, ये आप देखें कि आज भी उतनी ही लागू होती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के साथ भी संबंध हैं, इनके साथ भी हैं, बाइडेन के साथ भी हैं, बराक ओबामा के साथ भी थे और ट्रंप के साथ भी थे, ब्रिटेन के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी है। तो एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं, और चीन से भी संबंध सुधारने की जो कोशिश हुई, जबकि लोग सीमा पर इतनी गड़बड़ की गई, लेकिन उसको सामान्यीकरण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी बात, ये इंटरव्यू तो 78 का था जब विदेश नीति को, अब उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नरसिंह नहीं कर सके अमेरिकी दबाव में, उस किसी दबाव की परवाह न करके परमाणु परीक्षण किया। एक ऐतिहासिक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सहयोग उसमें था ही, इसलिए बाद में वो राष्ट्रपति बने। लेकिन वो भी जो भारत की परमाणु शक्ति बनाने का सपना था, भारत को सशस्त्र आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, वो पूरा किया। और इसीलिए बाद में 99 में, आप समझिए अगस्त 99 में, मैंने फिर उनका एक लंबा इंटरव्यू, जब वो प्रधानमंत्री थे तो किया। और जब उनसे इस बारे में मैंने कहा कि भाई वो तो नाराज हो, अब अमेरिका नाराज होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब ठीक होगा और
खास करके जब ये कश्मीर वाले मुद्दे पर आज भी कहा जाता है कि अरे आतंकवादी जो कई घटनाएं होती रहती है कि हम क्यों नहीं हमला कर देते, क्यों नहीं जवाब देते, तो उनका जवाब था ये 4 अगस्त 99 को प्रकाशित में हमारा इंटरव्यू है जो हिंदुस्तान अखबार के लिए मैंने किया था, और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी घुसपैठ के बाद भारत को पाक अधिकृत कश्मीर पर हमला बोलकर आतंकवादी शिविरों को तबाह कर देना चाहिए था। ये हमने जब पूछा तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर पर सीधे आक्रमण से हम दुनिया के अनेक देशों को पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होने का अवसर दे देते। यही नहीं, देर सवेर हमारी सेना को वहां से वापस भी आना पड़ता। बाद में सब हमें गलत ठहराते। हमने सीमा नियंत्रण रेखा को पार किए बिना कारगिल से पाकिस्तानी सैनिकों सहित घुसपैठियों का सफाया करके संपूर्ण विश्व को यह दिखा दिया कि हम शांति और संयम रखते हुए भी भारत की सीमाओं और अखंडता की रक्षा कर सकते हैं। अब देखिए, भारत में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उसके बाद ऑपरेशन के सीमा में घुस करके जब जरूरत थी तो जवाब दिया। यदि वो आतंकवादी गतिविधि से बाज नहीं आता है पाकिस्तान तो उसको जवाब दिया। लेकिन हाँ, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 370 को जो धारा एक कलम की तरह थी उसको खत्म कर दिया, उनको समान अधिकार, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए हुए विस्थापितों को उनके लिए संसद में स्थान देने का विधेयक भी पास किया गया। यही तो अटल जी का सपना था। गांव की सड़क बनाने की योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जब शुरू हुई तो उस समय तो 5 साल के बाद जब कहना चाहिए कि 2004 में कांग्रेस की सरकार आ गई, सरकार नहीं रही चुनाव के बाद, 10 साल दूसरे आए, लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो वही सारी ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव के विद्युतीकरण, गांव को पानी, गांव के किसानों को कैसे लाभ दिया जाए, उनके खाते में कैसे सीधे डिजिटल से पैसा पहुंच जाए करोड़ों किसानों को, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों को, पार्टी के आदर्शों को, या भारत में महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं उनको पूरा करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं कि भाई लोग ये अपेक्षा करते हैं कि साहब उन्होंने किया, मोदी तो अटल जी के रास्ते पे नहीं है, उनकी तुलना नहीं कीजिए, उनसे तुलना की बात, तुलना नहीं होती। हर पीढ़ी का अपना एक दायित्व होता है, अपने एक लक्ष्य होते हैं। महिलाओं को लेकर के जो चिंता संसद में कितनी बार बोले, मैं चूंकि वर्षों तक संसद की कार्रवाई कवर करता रहा हूं, इसलिए कह सकता हूं कि संसद में गरिमा रखना, प्रतिपक्ष के साथ जहां जिस तरह की आवश्यकता है अपना कड़ा कदम रखना, जो अटल पथ रहा, तो महिलाओं के लिए 33% जिस तरह के आरक्षण की मांग वर्षों से चलती रही, जो पहले कई बार संसद में, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद से पारित करा लिया। पूरे देश में तलाकशुदा मुद्दों को लेकर के, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़ते थे जहां अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में है, मुस्लिम है। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद, जिस गुजरात क्षेत्र में जहां पर इतना, जब उनको चुनौती दी गई उसके बाद भी उन्होंने जो काम किया तो उसमें उनका वोट समाज में तो सबसे बड़े पैमाने पर जीतती, उनकी पार्टी लगातार जीतती रही, आज भी जीतती है। जहां अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में है, जहां सांप्रदायिक दंगे भी गुजरात में हुए उसके बाद, लेकिन उनके समय कार्यकाल में मुख्यमंत्री में रहने के बाद में 2002 के बाद कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हो पाई, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हर तरफ जो तरह उन्होंने कोशिश किया कि शांति, सहयोग का सौहार्द मिले, सबको भारतीय माना जाए। जाति के आधार पर जो बंटवारे की बात है उसके बजाय संपूर्ण भारतवासियों के लिए कैसे उसका लाभ मिल सके। महिलाओं को यदि गैस देना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, आर्थिक दृष्टि से जो अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय अमेरिका के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, परमाणु परीक्षण के बाद कुछ प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन धीरे धीरे वापस अमेरिका ने संबंध सुधारने की कोशिश की, और अब भी कई बार अमेरिका के कुछ लोग जो तत्व हैं कुछ गड़बड़ भी करते हैं, भारत के खिलाफ भी कुछ प्रचार की कोशिश होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्पष्ट किया कि छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन उससे भारत और अमेरिका के संबंध, या रूस के साथ संबंध, या ब्रिटेन या फ्रांस के साथ संबंध, या जापान के साथ संबंधों पर, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये एक अटल पथ है जिस पर एक अजेय यात्रा, जिसको कहते हैं कि लगातार सफलता मिलती रहे, उन सपनों को साकार किया जाए जो अपने पूर्वजों ने देखे, अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री ने देखे, पार्टी अध्यक्षों ने देखे। उसको सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह,
बराबर उसी पथ पर चल रहे हैं जो दीनदयाल उपाध्याय, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने देखे, या महात्मा गांधी और पिछले 75 वर्षों में जो नहीं हो सका, ऐसे सपनों को, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का ये जो संकल्प है वो पूरा करने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ऑब्जेक्टिव ढंग से देखें, समस्याएं तो रहेगी। समस्याएं अटल जी के समय में, नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में नहीं रही, ऐसा नहीं है। समस्याएं, चुनौतियां सीमा पर, लेकिन उन समस्याओं, चुनौतियों को भारत को आत्मनिर्भर बनाते हुए, भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव, राजनीतिक संतुलन और जनता का विश्वास, लगातार चुनावी सफलता मिलना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है जो कभी पूर्ववर्ती नेता सोचा करते थे। हाल के वर्षों में जिस तरह से एक आत्मविश्वास सत्तारूढ़ पार्टी का है, प्रतिपक्ष का विश्वास भी इस समय उभर रहा है कि हम फिर अगले चुनाव में जीत सकते हैं, तो ठीक है, प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका है। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि भाई प्रतिपक्ष हो, लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता हो, स्वस्थ जोड़ तोड़ हो। ऐसा नहीं है कि गड़बड़ करें और भ्रष्टाचार करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने ही भाषण संसद में वाजपेयी ने दिए। नरेंद्र मोदी लगातार उस अभियान चलाए हुए हैं। करोड़ों अरबों रुपए जैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जब्त कराने का जो अभियान चलाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उसके भी परिणाम देश देख रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सपने पूरे करने, उस पथ पर एक रथ को आगे बढ़ाते रहने का काम आज भी चल रहा है। अटल जी को नमन करते हुए हमें आशा और विश्वास रखना चाहिए कि भारत राष्ट्र, भारत का समाज निरंतर प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा, उन सपनों को साकार करेगा। एडिटर साहिब हम यही विराम देते हैं। आप इस वीडियो को, हमारे एडिटर साहिब को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, अन्य लोगों को ग्रुप्स में, खास करके आजकल व्हाट्सएप ग्रुप भी है, दूसरे ग्रुप्स भी हैं, उसमें पहुंचाएं। उनको भी आग्रह करें कि वो भी इसे आगे बढ़ाएं। कुछ सकारात्मक बातें समाज में होती रहे, कुछ कड़वी बातें भी होती है, लेकिन अच्छी बातें भी समाज में हो रही है, उसकी चर्चा हो। हमारे उन नेताओं को, जब हम महात्मा गांधी की बात करें और ऐसे आदर्शों की बात करें, तो निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते समय हम यही कहेंगे कि आदर्शों और उनके विचारों को अमल में लाया जाता रहे। एडिटर साहिब में हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।